हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशंस ऑन ओवन ड्राइंग मेथड। ये ओवन ड्राइंग मेथड जो है आपका, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गेट से क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते क्या हैं, देखिए हम लोग पढ़ते क्या, हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। methods for determination of, sorry, not oven drying method, methods for determination of water content, methods for determination of water content। तो आपका क्या क्या मेथड है हमारा? ये है हमारा ओवन ड्राई मेथड। क्या है हमारा? ओवन ड्राई मेथड है हमारा। सेकंड क्या है हमारा? पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। थर्ड क्या है हमारा? सैंड बाथ मेथड। थर्ड क्या है हमारा? सैंड बाथ मेथड। थर्ड क्या है हमारा? सैंड बाथ मेथड। और आपका फोर्थ जो है हमारा वो क्या है हमारा? सॉरी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बाइड मेथड। और नेक्स्ट क्या है हमारा? अल्कोहल मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा? अल्कोहल मेथड। क्या है हमारा नेक्स्ट? अल्कोहल मेथड। और उसके बाद क्या है हमारा? रेडियो एक्टिव मेथड और रेडिएशन मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड और रेडिएशन मेथड। और रेडियो एक्टिव और रेडिएशन मेथड और रेडिएशन मेथड, रेडियो एक्टिव और रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट क्या हमारा? टॉर्सन बैलेंस मेथड। नेक्स्ट क्या हमारा? टॉर्सन बैलेंस मेथड। तो जितने भी मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट है, जिसमें जितने भी मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट है हमारा, उसमें से हम लोग एक पढ़ेंगे ओवन ड्राइंग मेथड, जो आपका इंपॉर्टेंट है बहुत एज फार एज गेट एग्जामिनेशन। तो देखिए जनाब, पहले हम लोग उसके पहले कुछ जानना चाहेंगे कि आपका जो मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्ले और हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्ले और मिनरल के बीच जो इंट्रैक्शंस होता है उसमें कितने तरह के वाटर दिखते हैं आपको या होते हैं। मान लीजिए आपका एक एक्समेटिक डायग्राम है हमारा, ठीक है ना, और आपका ये जो है आपका क्ले और मिनरल का इंट्रैक्शन, ये आपका क्ले और मिनरल्स का इंट्रैक्शन से, ठीक है ना। ये आपका क्ले और मिनरल्स का क्या है? इंट्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका यहां आपको दिखेगा वाटर, यहां भी वाटर दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो आपका एक तरह से ये जो है हमारा क्ले मिनरल, क्ले मिनरल पार्टिकल है हमारा, ठीक है ना, क्ले मिनरल पार्टिकल। और ये जो है हमारा एक तरह से ये आपका इंटरलेयर एडजॉर्ब वाटर है। क्या हमारा? इंटरलेयर एडजॉर्ब्ड वाटर, इंटरलेयर एडजॉर्ब्ड वाटर, ठीक है ना। और आपका ये जो है इसके सरफेस पे ये दिख रहा है ना, ये जो है आपके आपके इसके सरफेस पे, ये जो है इसके सरफेस पे जो वाटर है हमारा उसको बोलते हैं सरफेस एडजॉर्ब्ड वाटर या सिंपली एडजॉर्ब वाटर,
सरफेस एडजॉर्ब्ड वाटर सरफेस एडजॉर्ब्ड वाटर और सिंपली या सिंपली एडजॉर्ब वाटर भी लिख सकते हैं। और आपका ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे एब्जॉर्ब, जो पूरे बल्क में एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब्ड वाटर। और आपका ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्ब्ड, लेकिन ये पोर वाटर एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड सरफेस पूरे बल्क में नहीं, बस पोर में, एब्जॉर्ब्ड पोर वाटर, एब्जॉर्ब्ड पोर वाटर। तो बेसिकली ये क्ले मिनरल इंटरेक्शन है। तो मैं ओवन ड्राइंग मेथड के पहले थोड़ा बता रहा हूँ कि वाटर्स होता क्या है, क्योंकि ओवन ड्राइंग मेथड में एक आएगा टर्म स्ट्रक्चरल वाटर। क्या आएगा? स्ट्रक्चरल वाटर। उसी को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ ओवन ड्राइंग मेथड। तो सबसे पहले समझिएगा, वाटर जो प्रेजेंट होता है हमारा वाइड्स ऑफ द सॉइल में, वाटर प्रेजेंट इन द voids of soil, water present in the voids of soil, ये क्या क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा फ्री वाटर, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर के नाम से भी जानते हैं, फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। फिर ये हमारा है फिल्ड वाटर, ठीक है ना। फिल्ड वाटर जो है हमारा, ये जो होता है हमारा, ये होता है स्ट्रक्चरल वाटर। नेक्स्ट क्या हमारा? एडजॉर्ब्ड, ADSORBED, एडजॉर्ब्ड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और थर्ड क्या आपका? कैपिलरी वाटर। थर्ड क्या हमारा? कैपिलरी वाटर। तो समझिएगा आप कि फ्री वाटर क्या होता है। फ्री वाटर वैसा वाटर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ड्रेन आउट हो जाता है। जब आप पानी पॉट में डालते हैं तो वाटर नीचे की तरफ क्या होता है, वो परकुलेट होता है। इन्फिल्ट्रेट परकुलेशन के बाद क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, परकुलेट होता है, वो ड्रेन आउट हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्री वाटर। क्या बोलेंगे? फ्री वाटर। लेकिन कैपिलरी टेंशन, सॉरी, सॉइल में क्या होता है, जो आपका पोर्स है, जो आपका पोर्स है उसके उसमें जो एग्जिस्टिंग फोर्स है ना, जो रूट्स हमारा उस वाटर को क्या करता है, उस वाटर को पकड़ के रखता है, उस वाटर को पकड़ के रखता है। तो उस फोर्स के कारण उस पोर्स में जो वाटर रिटेन्ड है, हेल्ड है, उसको बोलेंगे हेल्ड वाटर, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ वाटर इन सॉइल पोर्स बाय सम एग्जिस्टिंग फोर्सेज विद इन द पोर्स कॉल्ड हेल्ड वाटर। क्लियर है ना। स्ट्रक्चरल वाटर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो, सॉइल मिनरल में क्या होता है हमारा, कुछ वाटर जो होता है जो केमिकली बाउंड होता है, केमिकली कंबाइंड होता है। केमिकली क्या होता है? कंबाइंड होता है। किस में? क्रिस्टल्स में, क्रिस्टलाइजेशंस में, जैसे CuSO4 5H2O। ये क्या हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है हमारा, ठीक है ना। मतलब कि अगर इसको हम रिमूव कर देंगे तो पूरा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो सॉइल का हमारा स्ट्रक्चर है, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा हेल्ड नहीं हो पाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल वाटर उस वाटर को बोलते हैं कि जिसको रिमूव करने से सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी टूट जाता है और सॉइल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। So it's the chemically combining it's the water chemically combining the crystal structure of the soil mineral, cannot be removed unless the structure is broken. Next है adsorb water। अब आप पानी डालेंगे यहाँ, जो इसके सरफेस पे जो एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब्ड वाटर इज इक्वल टू सरफेस एब्जॉर्ब्ड, सरफेस एब्जॉर्ब्ड।
ठीक है ना। अगर पूरे में बल्क में, अगर बल्क में क्या हमारा एब्जॉर्ब है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड वाटर। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड वाटर बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ द वाटर विच द सॉइल पार्टिकल्स फ्रीली एब्जॉर्ब, कहाँ से? एटमोसफेयर से। एटमोसफेयर से ड्रॉपलेट्स क्या हो रहा है? इस पर रिटेन हो रहा है, और उससे वो वहाँ फिजिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण वहाँ क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है और वो हेल्ड बैक हो रहा है। So that is the water that is held and attracted by forces within the soil by the force of adhesion, क्योंकि दो डिफरेंट सरफेस के बीच हो रहा है। एक सरफेस हमारा स्किन है और एक वाटर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, वो एडहेसिव फोर्स काम। तो एडहेसिव फोर्स यहाँ जो है हमारा, डेट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू इन्फ्लुएंस इस बिहेवियर। तो ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ कौन सा फोर्स है? हमारा एडहेसिव फोर्स। तो एडजॉर्ब्ड वाटर इज द पार्ट ऑफ वाटर which the soil freely absorbed from atmosphere by the physical force of attractions, and it is held and attracted by forces within the soil by the force of adhesion, or that is strongly enough to behavior. नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जो आपका जितना ज़्यादा, दैट मीन्स ये सरफेस जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्ब वाटर उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। हम लोग क्या बोलेंगे? attractive forces force is directly proportional to a specific surface of the particle, specific surface of the particle। अब आपका जो स्पेसिफिक सरफेस होगा हमारा, जो स्पेसिफिक सरफेस होगा हमारा वो क्या होगा? हमारा सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, कहीं कहीं मास भी लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम और क्लियर है ना। तो आपका जो एडजॉर्ब वाटर कंटेंट है हमारा, बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स और वाटर जो एडजॉर्ब हुआ है, मतलब ये पार्टिकल्स है जो वाटर एडजॉर्ब्ड हुआ है उसके बीच बॉन्ड्स कैसा होगा? पोलर बॉन्ड्स होगा। और सॉइल वाटर फोर्सेस थ्रू देन एक्सचेंजेबल कैटायंस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड वाटर, so adsorbed are polar bonds, and soil water forces through the exchangeable, ठीक है ना, cations। क्लियर है ना। तो एडजॉर्ब वाटर जो सॉइल के इमिडिएटली एडजेसेंट जो हमारा पार्ट, जो वाटर एडजॉर्ब हुआ, मतलब जो वाटर यहाँ एडजॉर्ब हुआ है, तो पार्ट ऑफ द एडजॉर्ब वाटर जो सॉइल के इमिडिएटली एडजेसेंट है वो आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड्स है हमारा, पोलर बॉन्ड्स, ध्यान रखिएगा। तो वो क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इवन आप हाइड्रोडायनेमिक फोर्स से भी एडजॉर्ब वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। अब कैसे रिमूव होगा? एडजॉर्ब वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर सेम ही होता है, एडजॉर्ब वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर सेम ही होता है। तो अब मान लीजिए ये सॉइल है, इसके सरफेस पे वाटर एडजॉर्ब है, ADSORB एडजॉर्ब है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपका एयर ड्राई से रिमूव नहीं होगा, आपको ओवन ड्राई करना, क्या करना होगा? ओवन ड्राई करना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको? ओवन ड्राई करना होगा, तब वो रिमूव होगा। तो दैट्स व्हाई वी से दैट एयर ड्राई डज नॉट हैव हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वेयर एज ओवन ड्राई डज, air dry does have, not नहीं, does have, air dry does have hygroscopic water, whereas oven dry does not have hygroscopic water। तो एक तरह से ये बाउंडेड वाटर है। ये क्या है हमारा? बाउंडेड वाटर है। एंड दिस बाउंडेड वाटर इज ए पार्ट ऑफ अफेक्टिव सॉइल पार्टिकल्स, इज ए पार्ट ऑफ अफेक्टिव सॉइल पार्टिकल्स। तो जो एडजॉर्ब वाटर होता है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, उसका डेंसिटी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और इवन और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, वो आपका ऑर्डिनरी लिक्विड वाटर या ऑर्डिनरी जो एब्जॉर्ब पोर वाटर है उससे हर समय डिफर करेगा, हर समय डिफर।
So remember, you cannot remove the the adsorbed water with the help of air dry method. Can only be removed with the help of oven dry method. That's why we say that they are, the attractive forces are polar bonds, and they are the part of the adsorbed water immediately adjacent to the soil is held so strongly that it cannot be removed even by the hydrodynamic force. अब आप देखिएगा सैंड में और क्ले है, सिल्ट है हमारा, और क्या हमारा क्ले है। तो सैंड में आपका ये 1% होता है एडजॉर्ब वाटर कंटेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा 70। एक मैं नोट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है, जो एडजॉर्ब वाटर होता है, ADSOR वाटर हैज अ very definite effect on the cohesion and plasticity characteristics of fine grains. Plasticity characteristics of fine grains. ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरी वाटर। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका ट्यूब्स है, ठीक है ना, और आपका ये वाटर लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ एडेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, हमारा कॉनकेव अपवार्ड्स हो जाएगा वाटर, है ना, और ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, and it will act circumferentially. It will act circumferentially at this one. कि अगर बॉटल है तो ये हमारा क्या होगा, एक्ट करेगा। तो टी, तो ये जो राइज हुआ हमारा, इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी के चैप्टर में डिटेल्स में पढ़, और आपका यहाँ तक जो पोर वाटर प्रेशर्स होगा, आपको पता होगा कि ये पोर वाटर प्रेशर्स कैसा होता है हमारा। अगर हम कंप्रेसिव को पॉजिटिव मानते हैं तो ये पॉजिटिव, जो आपका ये लेंथ अगर हाइट हमारा h है, ये क्या होगा हमारा h गामा w। और जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो आपका टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है। क्या फोर्स काम कर रहा है हमारा, टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेंसाइल को हम निगेटिव ले लिए हैं, ये हो जाएगा HC गामा w। मतलब कहने का कि हम क्या देख रहे हैं, एक पार्टिकुलर HC हाइट नीचे तक नेट फोर्स क्या हो रहा है हमारा, जीरो हो रहा है। इस नेट फोर्स क्या हो रहा है हमारा, तो मैं डिटेल्स में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो है, ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। और ये जो है आपका ये क्या है, कैपिलरी टेंशन, कैपिलरी टेंशन। तो यहाँ HC मैक्स जो होगा हमारा, वो क्या होगा, 0.304 NQ अपॉन D10। और D10 जो होगा हमारा वो मीटर में लिखते हैं। HC मैक्स जो होगा हमारा वो सेंट, और D10 क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल दैट इज फाइनर देन 10 माइक्रो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो वी कैन सेट, इसके बारे में हम क्या थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉइंट्स। एक तरह से क्या है, इट्स अ सॉइल मॉइस्चर,
इट्स अ सॉइल मॉइस्चर जो वॉइड्स में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कैपिलरी साइज ऑफ द सॉइल के जो वॉइड्स है उसमें पाया जाता है, और एक कैपिलरी फोर्सेस से हेल्ड बैक होता है हमारा। इट इज ए सॉइल मॉइस्चर लोकेटेड within the within the voids of capillary size of the soil and is held back by the and is held by the capillary force by the capillary forces by the capillary force। सेकेंड क्या बोलता है हमारा? जो कैपिलरी फोर्स होगा हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपिलरी फोर्स depends upon the depends upon various factors such as surface tension of water, surface tension of water। नेक्स्ट क्या हमारा? प्रेशर इन वाटर, है ना, इन रिलेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉइल पोर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉइल पोर्स। सॉइल क्लियर है ना? चलिए अब आता है हमारा ओवन ड्राइंग मेथड। तो अब आता है ओवन ड्राइंग मेथड। सबसे पहले आपका ये कैसा है हमारा? ये हमारा लैब मेथड। क्या हमारा? लैब मेथड। सेकेंड हमारा IS कोड 2720 पार्ट 2 1973 इसको स्टेट करता है, टाइप करता है। और थर्ड कैसा है हमारा? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। थर्ड इंपॉर्टेंट है। थर्ड बोलता है कि ये आपका मोस्ट रिलायबल मेथड है, मोस्ट रिलायबल मेथड। ठीक है ना? मोस्ट रिलायबल मेथड है। अब देखिए ध्यान से, हम एक नॉन कॉरोडेबल एयर टाइट कंटेनर लेंगे, ठीक है ना? क्या लेंगे? नॉन कॉरोडेबल एयर टाइट कंटेनर लेंगे। मान लीजिए इसका वेट क्या है हमारा? W1 है, और वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर नॉन कॉरोडेबल होना चाहिए, एयर टाइट, एम्प्टी, दैट शुड बी नॉन कॉरोडेबल एयर टाइट। ठीक है ना? अब इसमें रखेंगे हम लोग मॉइस्ट सॉइल। क्या रखेंगे हम लोग? मॉइस्ट सॉइल रखेंगे। और इसका वेट क्या है? W2। ठीक है ना? और ये क्या हमारा? वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है? वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट निकालना है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या निकालना है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है। मुझे मतलब है वेट ऑफ वाटर से और वेट ऑफ सॉलिड्स से। अब मैं इसी पे काम करूंगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको ड्राई करेंगे, किसमें? ओवन ड्राई में, ताकि इसका हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रिमूव हो जाए। ये हीट किए। अब ध्यान रखिएगा 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? और अगर अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो वहाँ आपका 60 डिग्री, ठीक है ना? और ये 24 आवर्स के लिए 280 डिग्री सेल्सियस। और ये सैंड्स रहेगा तो हमारा 4 to 6 आवर्स, ठीक है ना? और अगर आपका क्ले रहेगा
है ना, क्लियर रहेगा आपका। तो आपका क्या रहेगा ये, डेल्टा इज इक्वल टू 10 to 20 आवर्स फॉर क्लिक फॉर। अब ध्यान रखिए इस बात का कि आपका आपका जो रूटीन प्रैक्टिस है हमारा, उसमें हम लोग 24 घंटा के लिए ही करते हैं, है ना, ये आपका रूटीन प्रैक्टिस है। लेकिन सैंड कंप्लीट ड्राइंग अगर सैंडी सॉइल की बात जाए, रूटीन प्रैक्टिस अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ड्राइंग की सैंड सॉइल की, तो वो 4 से 6 घंटे में ऑब्टेंड हो जाता है। और कहीं कहीं 16 से 20 लिखा रहता है, लेकिन हम लोग 10 to 20 लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपका 16 to 20 आवर्स भी बोल, लेकिन आप लेके चलेंगे 10 to 20 आवर्स फॉर क्ले लेके, है ना। अब देखिए मैं यहाँ अब यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या दे देगा आपका ड्राई सॉइल, क्या दे देगा आपका, जो आपका क्या बचेगा ड्राई सॉइल W3, क्या दे देगा आपका ड्राई सॉइल W3। और आपका ये क्या होगा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल प्लस ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें बस सॉलिड्स होगा और क्या होगा E। मतलब आपका ये WS है, इसका मतलब WS और W3 क्या होगा हमारा, सेम होगा। WS और W3 क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्या होगा हमारा, सेम होगा WS और W3। अब देखिए ध्यान से, जब WS और W3 होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसमें WS और W3 सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब आपका वाटर कंटेंट जो है हमारा वो क्या बोलता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अब आपका वेट ऑफ वाटर की बात किया जाए तो W1 में बस आपका एम्प्टी कंटेनर है, W2 में आपका एम्प्टी कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल है, प्लस मॉइस्ट सॉइल है। तो आप क्या देखिएगा, आपका एम्प्टी कंटेनर और प्लस एम्प्टी कंटेनर और प्लस मॉइस्ट सॉइल में आपका क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और वाटर हो जाएगा, क्योंकि एयर का वेट हम लोग नेग्लिजिबल होता है हमारा। और आपका नेक्स्ट जो है आपका W3, जो आपका W3 है हमारा, वो W3 में हमारा क्या है, एम्प्टी कंटेनर और प्लस क्या हमारा सॉलिड है, ड्राई सॉइल है। वेट ऑफ वाटर निकालना है। अब देखो ध्यान से, वेट ऑफ वाटर अगर मैं यहां देखिए, यहां देखिए, अगर मैं W2 को W3 से माइनस कर दूं तो आपका एम्प्टी W2 क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉलिड, वेट के टर्म में ध्यान रखिएगा, वेट के टर्म्स में, अब प्लस वाटर। W3 क्या हो जाएगा, एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉलिड। तो आपका एम्प्टी कंटेनर और सॉलिड, आपका ये और ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, वाटर। इसका मतलब कि वेट ऑफ वाटर हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो लिख सकते हैं W2 माइनस W3। अब आता है वेट ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, क्या मैं W3 को क्या मैं W3 को W1 से माइनस करूं तो W3 हमारा एम्प्टी कंटेनर प्लस सॉलिड्स और W1 हमारा एम्प्टी कंटेनर, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका ये W3 माइनस ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया W3 माइनस W1, क्या हो गया हमारा W3 माइनस W1। W3 माइनस W1 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं आपका, कि आपका W2, अच्छा को डेल्टा टी करो, डेल्टा टी, क्या बोलेंगे डेल्टा टी को हम लोग,
इसको बोलेंगे डेल्टा टी को ओवन ड्राइंग पीरियड एंड ड्राइंग ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, W2 माइनस W3, W3 माइनस W1 हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, तो आइए इस कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स हैं कि IS कोड 2720 पार्ट 2 1973 क्या बोलता है कि आपको ये डिफाइन करता है, लेकिन डेफिनेशंस पर्पस के लिए आपका IS कोड 2801 2809 1972 में भी है। और एक्यूरेसी जो लेंगे वेइंग ऑफ सैंपल में, क्योंकि आपका वेइंग ऑफ सैंपल जो हमारा इसके अकॉर्डिंग लेना है। साइज ऑफ पार्टिकल्स मोर देन 90% शेविंग जो होगा हमारा वो आपका 425 माइक्रोन ISC 25 ग्राम लीजिएगा मिनिमम क्वांटिटी। 2 mm के लिए 50 ग्राम, 40 mm के लिए 1000 ग्राम। और साइज ऑफ सीव के लिए आपको कंसल्ट करना IS कोड 460 1962। और आपका ड्रायर करना, सॉइल को ड्राई करिएगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी आपको लेना है, जितना ज़्यादा सॉइल ड्राई रहेगा क्वांटिटी आपको उतना ज़्यादा लेना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कहीं असर्शन रीजन में। और आपका वाटर कंटेंट स्पेसिमेन को डिस्कार्ड करना है, और अदर टेस्ट में आपको इस वाटर कंटेंट को यूज नहीं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, डेसिकेटिंग एजेंट्स लेने के लिए आपको जो आपका डेसिकेटर यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूरेसी इन वेइंग ऑफ सैंपल 0.04% होता है। और हमने बोला है कि टेम्परेचर आप 105 से 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो आपका रिमूव हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल वाटर अगर रिमूव होता है तो आपका सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सॉइल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है हमारा क्ले पार्टिकल्स का वो रिमूव हो गया, वो टूट गया है, इसलिए सॉइल इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग एज ए सॉइल। That's why IS code 2720 part 2 never suggest to go beyond the temperature that is 105 to 110 डिग्री। लेकिन अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ वाटर्स जैसे ऑर्गेनिक सॉइल हो गया हमारा, वहां हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा प्रेजेंट रहता है विद इन द मिनरल फेज। और ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल जो होता है वो आप जब फेज डायग्राम शो करते हैं, जो आपका एडजॉर्ब वाटर की बात हो रही है, वो जब शो करते हैं तो यहाँ वाटर लिखते हैं और यहाँ सॉइल लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, एयर लिखते हैं। तो इस फेज डायग्राम में यू आर नॉट शोइंग द हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दे आर नॉट शोइंग द हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स। मिनरल फेज में पाया गया रहता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले वाटर बताया कि वाटर कौन कौन सा वाटर पोर्स में प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है ना। तो क्या होता है हमारा कि जो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स जो है या जो एडजॉर्ब वाटर है, ये एयर ड्राई में नहीं रिमूव होता है, ओवन ड्राई में रिमूव होता है, ठीक है ना। इसलिए ओवन ड्राई में रिमूव नहीं होता है। क्लियर है ना। सो सर्टेन ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए 105 डिग्री सेल्सियस हमारा काफ़ी हाई हो जाता है टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे 105 डिग्री सेल्सियस पे जो लूजली बाउंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा, या जो मॉलिकुलर वाटर होगा, या जो हाइड्रोक्सिल वाटर होगा, वो इस टेम्परेचर पे क्या होता है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। क्योंकि आपका जो हाइड्रोक्सिल वाटर है, मॉलिकुलर वाटर है, वो आपका रहेगा ही नहीं, और सॉइल का जो हमारा क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। इवन ऑर्गेनिक सॉइल्स डिकम्पोज कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स कोर्स ने टेम्परेचर रिकमेंड किया है 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो आपका ये IS कोड का डाटा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या करते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, इन इट्स नेचुरल कंडीशन, क्या बोल रहा है, नेचुरल कंडीशन बोल, ए सॉइल सैंपल हैज ए मास ऑफ 1.98 और वॉल्यूम दिया हुआ है। सॉइल सैंपल का मतलब मैं फेज डायग्राम से करने की कोशिश करता हूं। तो आपका सॉलिड, ये आपका क्या रहा, वाटर, और ये क्या रहा आपका सॉलिड, वाटर और आपका।
तो आपका जो वेट दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है 1.98 और जो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है वो 0.001 मीटर क्यूब दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम। क्लियर है ना? और बोला है कि आपका ये ओरिजिनल सॉइल है, ओरिजिनल सॉइल है। अब आपका जब आपका वो ओवन ड्राई होता है, क्या होता है हमारा, ओवन ड्राई होता है हमारा, तो आपका सॉलिड्स और ये क्या हो गया, एयर। उस केस में जो वेट दिया हुआ है हमारा वो 1.800 kg दिया हुआ, और आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले रहा है। पूछ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए आप क्या लिखिएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए आप लिखेंगे वेट ऑफ वाटर, या वेट नहीं, सॉरी, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा हमारा वो क्या होगा, अब देखो, वेट ऑफ, दैट मीन्स आपका, अब हमारा ये फेज डायग्राम से हम क्या पा रहे हैं कि आपका आपका जो ये है हमारा, ये है 1.800 kg। क्यों? जो आपका वेट ऑफ सॉलिड्स यहाँ है ये यहाँ होगा, तो आपका ये जो वेट आ गया हमारा, ये आ गया 0.180, क्या आ गया, 0.180 kg। अब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि आपका गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर हमारा दिया हुआ है 0.180 kg, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो मैं लिखूंगा, ये जो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो लिखूंगा मैं वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू। क्या लिखूंगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, 0.180 डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब 10 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना? और ऊपर क्या हमारा केजी है, ध्यान रखिए, ऊपर हमारा क्या है, केजी है, और ये न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया 0.180 kg डिवाइड बाई 10 इंटू 1000 न्यूटन टू मीटर क्यूब। अब आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। क्या आता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो होगा हमारा वो आपका ये वाला जो है हमारा, यही वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होगा, यही वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होगा। जो मैं क्या लिखूंगा, जो मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड्स है। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिखना है, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पता करना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे पता करेंगे, यहाँ जीएस दिया हुआ है उससे पता करेंगे। क्यों? आपको पता है जीएस इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस गामा डब्ल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन जी एस गामा डब्ल्यू। ठीक है ना? तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, 0.001 मीटर क्यूब।
माइनस माइनस आपका डब्ल्यू एस कितना है, डब्ल्यू एस 0.180 के जी डिवाइड बाई सी एस 2.7 इंटू 10 इंटू 1000 न्यूटन मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर क्यूब 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 10 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ केजी है और यहाँ न्यूटन है। इसको अगर मैं 9.81 न्यूटन मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी क्या करूँगा मैं, 0.18 है हमारा, तो क्या किया 9.81 से या 10, यहाँ 10 दिया हुआ तो 10 ही लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया, मीटर सेकंड स्क्वायर और कैंसिल टन, ठीक कैंसिल। तो आपका ये आंसर आएगा अप्रॉक्स 0.5, कितना आएगा आंसर, अप्रॉक्स कितना आएगा 0.54। तो बस यूनिट्स पर ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, यूनिट्स पे आप क्या रखिएगा। तो ये हमने क्या किया कि ओवन ड्राइंग मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया फेज डायग्राम से। अब हम करते हैं बेवफा जो फार्मूला होता है उससे। अब देखिए कैसे करते हैं फार्मूला। अब आपका गामा टी जो है हमारा, वो क्या लिखिएगा आप, गामा टी 1.980 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। उसको टोटल वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब है, उसको हम न्यूटन में चेंज किए और किलो न्यूटन में लगा दिए, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट हमारा दिया हुआ है 1.980 kg, को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो न्यूटन बन गया, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, किलो न्यूटन बन गया। अब आता है हमारा स्मॉल w, ये आ गया हमारा वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर 1.980 माइनस 1.800 अपॉन 1.800 वेट ऑफ सॉलिड्स, ये हो गया 0.1, दैट इज परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेसिमल में कैलकुलेट किए हैं। और आपको पता है कि गामा टी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एस 1 प्लस डब्ल्यू इंटू 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर है ना, ये हमने कैलकुलेट किया। अब आपका गामा टी जो है हमारा वो हमने निकाला है, गामा टी जो है हमारा हमने क्या निकाला है, गामा टी 1 पॉइंट, ये जो गामा टी है ये वाला पुट करेंगे हम, तो आपका ये आ जाएगा 1.980 इंटू 9.81 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.001, ठीक है ना, क्या हमारा 0.001 इज इक्वल टू 2.7, 1 प्लस 0.1, ई हम डब्ल्यू हमारा 0.1 आया था, और ई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, मुझे तो एस ही निकालना है, इंटू गामा डब्ल्यू 9.81, ऑल दो यहाँ 10 लेने के लिए बोल रहा है, ऑल दो 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो चलो आप 10 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 10 ही लेके चलिए, ठीक है ना। चलिए अब आपका जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी x कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पॉइंट, कितना आएगा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, s.5। मेरे हिसाब से फेज डायग्राम जो होता है हमारा वो ज़्यादा क्या होता है हमारा, इजी होता है, क्या होता है हमारा, ज़्यादा इजी। चलिए ये दो क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट्स में है, इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, खुद करेंगे, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे ओवन ड्राइंग मेथड सीख के। यहाँ आंसर जो है हमारा वो आपका जो है हमारा 0.71 है। यहाँ आपका दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ड्राई वेट दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। ऑब्वियसली से बात है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, फेज डायग्राम से कीजिए या गामा डी का फॉर्मूला लगाइए, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई,
क्यों? क्योंकि यहाँ ड्राइवेट दिया हुआ है, तो आप गामा डी निकाल कोशिश करेंगे फेज डायग्राम सी करना। नेक्स्ट है हमारा सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट। सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट एज ए मास ऑफ दिस वन, वॉल्यूम दिस वन, ओवन ड्राई के बाद दिया हुआ है मास ऑफ सैंपल, वाइड रेशियो पूछ रहा है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, वहाँ हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला था, यहाँ निकालेंगे वाइड रेशियो। तो आपका यहाँ भी फेज डायग्राम से कीजिएगा और यहाँ फिर आप निकालिएगा, तो आपका जो आएगा हमारा वो 0.515 आएगा। फेज डायग्राम से कीजिए और या मेथड दोनों से कीजिए। क्लियर है ना? थैंक यू। आप ओवन ड्राइंग मेथड होपफुली पूरी तरह से सीख गए। थैंक यू।